हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी अपनी सौम्या मैम। तो कैसे हो? एकदम स्वस्थ और मस्त। बीएसटी पढ़ने के लिए एकदम रेडी हो जाओ क्योंकि मैं आ चुकी हूं। तो भाई कैसे हो? एकदम जल्दी से अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दो। कहाँ है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? सभी लोगों को गुड इवनिंग। वेरी गुड। ओके, साक्षी आ गई है, साथ दिख रहे हैं मुझे, गुनगुन दिख रही है। वेरी गुड। आंचल, सचिन, जय हिंद, जय कॉमर्स। एकदम स्वस्थ और मस्त, बढ़िया एकदम। हाँ हेलो बच्चा। चलिए, गुड इवनिंग कशिश। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करना है हम लोगों को। हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई? हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत ही अच्छा सा चैप्टर। हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। व्यावसायिक संगठन के स्वरूप यानी तरीके, कितने तरह से बिजनेस किया जा सकता है, इसको हम लोग देख रहे थे। ठीक है, और आज लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने क्या चीजें कवर कर ली हैं? तो बच्चा लोग, हम लोगों ने कवर कर लिया था पुराने सेशन में कि एकाकी स्वामित्व क्या होता है, यानी एकल व्यापार, सोल ट्रेडरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप। एक सिंगल व्यक्ति जब बिजनेस करता है तो उसे कहते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने कल ही पढ़ा था ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, मतलब संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, जिसमें कि 3 जनरेशन, 3 पीढ़ियां जब व्यवसाय कर रही होती हैं और पारिवारिक व्यवसाय होता है, पारिवारिक संपत्तियों का प्रयोग करके किया जाता है। और इसमें परिवार के सदस्य ही व्यवसाय को चलाते हैं और सबसे जो बुजुर्ग सदस्य होता है वही सारा का सारा ऑपरेशन, सारा का सारा मैनेजमेंट यानी प्रबंधन देखता है, जिसे हम लोग कर्ता कहते हैं। कर्ता का असीमित दायित्व होता है और बाकी जितने भी सदस्य होते हैं उनका दायित्व जो होता है वो सीमित होता है। ये होता है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, जो कि सिर्फ भारत में ही, सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। तो सभी बच्चे लोग बताइए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज क्या पढ़ने वाले हैं भाई? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो तीसरा तरीका, व्यवसाय करने का जो तीसरा तरीका है उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। वो है साझेदारी संगठन यानी पार्टनरशिप। साझेदारी संगठन यानी पार्टनरशिप। ठीक है, तो आइए जल्दी से देखते हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है। क्या पार्टनर्स या कई लोग मिल करके भी किसी व्यवसाय को कर सकते हैं, बिजनेस को कर सकते हैं, रन कर सकते हैं? उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो हमारे सारे बच्चे यहाँ पर दिख रहे हैं मुझको। पार्टनरशिप, साझेदारी, ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलें आपसी सहमति से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक बिजनेस करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा कैपिटल कम है, पूंजी कम है, पैसा कम है। तो मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया कि सुनो, हम लोग क्या करते हैं कि चलो मिल करके कोई व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं। तुम भी पैसा लगाना, मैं भी पैसा लगाऊंगी, और किसी एक और दोस्त को शामिल कर लेते हैं, एक और फ्रेंड को शामिल कर लेते हैं। आपस में सहमति कर लेते हैं कि तुम इतना पैसा लगाओगी, मैं इतना लगाऊंगी, फ्रेंड वो उतना लगाएगी, और स्टार्ट करते हैं अपना खुद का कोई बिजनेस करना। एक अग्रीमेंट हम लोगों ने कर लिया, ओरल तौर पे, केवल मौखिक तौर पे अग्रीमेंट हो गया, समझौता हो गया हमारे बीच में, और हम बिजनेस करना स्टार्ट कर दिए, हम अपना व्यवसाय करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जा सकता है साझेदारी यानी पार्टनरशिप। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में किसी समझौता को करते हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर, समझौता के आधार पर व्यवसाय में, बिजनेस में पूंजी लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, और व्यवसाय के जोखिम को आपस में बांटते हैं। व्यवसाय में होने वाला जो भी प्रॉफिट है, जो भी लाभ है, उसको भी शेयर करते हैं, उसको भी बांटते हैं, और कोई भी अगर हानि होती है तो उसको भी शेयर करते हैं। जो कुछ एग्रीमेंट में लिखा है, समझौता उनके बीच में किया गया है, उस समझौते के आधार पर। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है साझेदारी यानी पार्टनरशिप। ठीक है, चलो भाई, तो यहां पर हमने, अच्छा साउंड नहीं आ रहा है, सब ठीक है ना? आवाज आ दीजिए। मैं भी स्टार्ट करना अच्छा खासा बोल रही हूँ, को जान लेते हैं। अभी बड़े ही सिंपल से शब्दों में मैंने बोला कि जब 2 या 2 से अधिक लोग आपस में मिल करके
कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, समझौता करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपस में कि वो इतना पैसा लगाएंगे, इस तरह से बिजनेस करेंगे, जोखिम को वहन करेंगे, जोखिम को सहन करेंगे, ठीक है, तब बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। चलो वाई सही है, ठीक है मैम, मेरा वॉल्यूम 200% है। ओ तुमने अपना, चलो हाँ सही आ रही है, आंचल को ठीक लग रही है। या दो से अधिक व्यक्ति, फिर हम लोग साझेदारी यानी पार्टनरशिप का मतलब होता है व्यावसायिक संगठन से उस रूप से, उस प्रारूप से जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी इच्छा से, बेटा अपनी स्वेच्छा से, जबरदस्ती नहीं, अपनी इच्छा से, ठीक है, वैधानिक व्यवसाय को, कोई लीगल व्यवसाय को, इलीगल नहीं, गलत व्यवसाय नहीं, फ्रॉड नहीं, ठीक है, लीगल व्यवसाय को, वैधानिक व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत होते हैं, अग्री होते हैं। तो व्यवसाय में वे सभी क्या करते हैं, पूंजी लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, पैसा लगाते हैं और प्रबंधकीय योग्यता का सामूहिक प्रयोग करते हैं, यानी जो भी उनके पास विशेषता है, क्षमता है, नॉलेज है, उसका वो प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं सब मिल करके, ठीक है। तथा लाभ और हानि को क्या करते हैं, आपस में बांटते हैं, अग्रीड अमाउंट में, जो समझौता उन्होंने किया है उस अमाउंट में वो लाभ को या हानि को आपस में क्या करते हैं, बांटते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं साझेदारी यानी पार्टनरशिप, ठीक है। चलो इसके बाद देखो बच्चा, इसके बाद क्या है, साझेदारी की विशेषताएं क्या होती हैं, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे स्थापना की, यानी कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। तो व्यावसायिक संगठन का साझेदारी स्वरूप भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा शासित होता है। मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो कुछ लिखा गया है, 1932 भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में मेंशन किया गया है कि एक साझेदारी फर्म कैसे बनाई जा सकती है, कितने साझेदार हो सकते हैं, साझेदार आपस में कैसे व्यवसाय करेंगे, किस अनुपात में वो प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे, पूंजी लगाएंगे, वो सब कुछ उस नियम में, अधिनियम में लिखा गया है, ठीक है। तो फिर भारतीय संघ जो आपका साझेदारी अधिनियम 1932 है, उसके दिशा निर्देश, उसके गाइडेंस के अनुसार किसी भी साझेदारी यानी पार्टनरशिप जो होती है उसका फॉर्मेशन होता है, उसकी स्थापना की जा सकती है। साझेदारी कानूनी समझौते के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आती है। बेटा कभी भी कोई पार्टनरशिप होता है, कोई पार्टनरशिप बिजनेस होता है, तो वो एक लीगल बिजनेस होता है। मतलब लीगल बिजनेस का मतलब है कि कोई गैर कानूनी व्यवसाय आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स या 2 या 4 लोग मिल करके कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो वे कानूनी अग्रीमेंट करते हैं, आपस में वैध होना चाहिए उनका अग्रीमेंट, उनका समझौता। और कोई भी बिजनेस जो होना चाहिए वो इलीगल नहीं होना चाहिए, गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिसमें साझेदारों के मध्य संबंधों, लाभ एवं हानि को बांटने का और व्यवसाय के संचालन के तरीकों का निश्चित किया जाता है। बेटा मतलब जो समझौता होता है, जो अग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स के बीच में, वो समझौता क्या होता है, उसमें लिखा रहता है या बोला जाता है लोगों के मध्य कि हम कितना पैसा लगाएंगे, तुम कितना पैसा लगाओगे, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी कितना कितना पैसा लगाएगा, अगर लॉस होगा बिजनेस को तो कौन कौन कितना कितना लॉस का भरपाई करेगा, किस प्रोपोर्शन में करेगा, किस अनुपात में करेगा, ठीक है, और प्रॉफिट को कैसे शेयर किया जाएगा, बांटा जाएगा, ये सब कुछ लिखा रहता है, ये सब कुछ उसमें अग्रीमेंट में मौजूद रहता है। विशिष्ट बात यह है कि व्यवसाय जो है वो वैधानिक होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, एवं उसके संचालन का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। बेटा कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस का मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना, लाभ कमाना, है ना। इसी प्रकार से अगर साझेदारी कर रहे हो, पार्टनरशिप कर रहे हो, 2 या 2 से अधिक लोग मिल करके कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो उनका उद्देश्य बड़ा क्लियर होना चाहिए, चैरिटी नहीं, दान नहीं, बल्कि लाभ कमाना, बल्कि पैसा कमाना, ठीक है।
तो अतः कोई भी दो व्यक्ति यदि कोई धर्म सेवा कर रहे हैं, कोई धार्मिक काम कर रहे हैं और आपस में एकजुट हुए हैं, तो इसे हम लोग साझेदारी नहीं कहेंगे। तो ये साझेदारी नहीं होगा। अगर आपके और आपके दोस्त बोलते हैं चलो यार हम लोग क्या करते हैं कि घर का खाना बना करके हम लोग आपस में इसको बाहर बांटेंगे, फ्री में बांटेंगे, और चलो तुम भी अपने घर में सारा काम करो, खाना बनवाओ, और सब लोग मिल करके हम लोग करते हैं और इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग बांटेंगे, तो ये साझेदारी नहीं हुआ। इस तरह का समझौता जो आप लोगों ने आपस में किया है किसी धर्म काम करने के लिए, कोई चैरिटी करने के लिए, उसको हम साझेदारी नहीं बोलते हैं। ठीक है, चलो। दायित्व का मतलब होता है कहीं ना कहीं लायबिलिटी। लायबिलिटी किसकी पड़ेगी, दायित्व किसका होगा? मतलब जो साझेदारी है, पार्टनरशिप जो है, अगर पार्टनरशिप में लॉस हो जाए, ठीक है, अगर पार्टनरशिप बिजनेस में लॉस हो जाए या पार्टनरशिप को बंद करना पड़ जाए, उस केस में जितने भी पार्टनर हैं, क्या सबकी ही लिमिटेड लायबिलिटी होगी, सीमित दायित्व होगा, या अनलिमिटेड लायबिलिटी होगा, असीमित दायित्व होगा? इस बात पर बात करते हैं। तो देखो बच्चा, अगर आप एक नॉर्मल सामान्य साझेदारी है, नॉर्मल पार्टनरशिप बिजनेस है, मैं एग्जांपल के तौर पे लेती हूं ए बी सी, ये क्या है, ये तीन पार्टनर हैं, ए बी सी एक तीन पार्टनर है और तीनों मिल करके एबीसी फर्म लिमिटेड चला रहे हैं अपने नाम से। ठीक है, ए बी सी तीनों पार्टनर ने, तीनों ने पैसा लगाया है, तीनों ही लाभ शेयर करते थे, लाभ बांटते थे एबीसी फर्म का, तीनों ही जोखिम भी वहन करते थे, बियर करते थे अगर होता था तो, तीनों ही निर्णय लेने में, अपना अपना डिसीजन लेने में अपना अपना पार्ट देते थे। ठीक है, अब क्या हो गया कि आफ्टर सम इयर्स, कुछ सालों के बाद, इनका जो एबीसी लिमिटेड है वो बर्बाद हो गया, वो बहुत ज्यादा लॉस में आ गया, अच्छा खासा लॉस हो गया, मतलब इसको बंद करना पड़ रहा है। ठीक है भैया, बिजनेस को बंद करना पड़ रहा है, मतलब बिजनेस में जो भी एसेट्स हैं, जो भी संपत्तियां हैं, बिजनेस की जो भी संपत्तियां हैं, उनको क्या करना पड़ रहा है, बेचना पड़ रहा है, उनको क्या करना पड़ रहा है, बेचना पड़ रहा है। लॉस हो चुका है, व्यवसाय को बंद करना पड़ रहा है। तो हमने क्या किया, एबीसी लिमिटेड ने क्या किया, आपस में ए और बी और सी तीनों पार्टनर हैं, तीनों क्या है, साझेदार हैं, तीनों क्या है, साझेदार हैं, ठीक है, पार्टनर हैं, और तीनों ने ही डिसाइड किया कि हम अपने फर्म को अब क्लोज कर देंगे, अपने बंद कर देंगे। संपत्तियों को बेचा गया, फर्म की संपत्तियों को बेचा गया, लेकिन जो कर्ज थे, जो लोन थे, उसको चुकाना अभी संभव नहीं हो पाया, लोन को पेमेंट अभी तक नहीं कर पाए। संपत्तियों को बेचने के बाद भी इतना कर्जा था एबीसी फर्म के ऊपर कि कर्जे का भुगतान नहीं हो पा रहा है। अब क्या करना पड़ेगा भाई, अब क्या करना पड़ेगा, लॉस भी अच्छा होता है क्या, नहीं पड़ रही है, उस कंडीशन में अब लोन को तो पे करना ही पड़ेगा। एसेट्स को बेच दिया गया है, संपत्तियों को बेच दिया गया है, सारा रियलाइज करने के बाद भी लोन का जो अमाउंट है वो ज्यादा आ रहा है। मान लीजिए कि 10 लाख मान लो कि अभी भी पे करना है बेटा, अभी भी पे करना है लोन को। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, ए बी सी जो पार्टनर्स हैं, उन्हीं की संपत्ति थी एबीसी फर्म, उसको तो बेचने के बाद भी लोन का अमाउंट जो है वो 10 लाख बच गया है। अब क्या करेंगे, ए जो होगा उसको अपने निजी संपत्ति को बेचना पड़ेगा बेटा, यानी ए को किसी अपनी निजी संपत्ति को, किसी अपने प्राइवेट एसेट्स को भी बेचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, अपने घर की संपत्ति को, अपने घर की प्रॉपर्टी को भी सेल करना पड़ेगा। क्यों ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि उसका बन जाता है असीमित दायित्व, असीमित दायित्व, उसे अपनी निजी संपत्ति को बेचना पड़ेगा फर्म के कर्जे को चुकाने के लिए।
क्या बी को भी ऐसा करना पड़ेगा? बिल्कुल, बी को भी, क्योंकि वो फर्म में क्या है, साझेदार है, तो बी को भी अपने पर्सनल एसेट्स को सेल करना पड़ेगा। तो बी की भी क्या होगी, असीमित दायित्व होगी, असीमित दायित्व होगा। ठीक है, यानी कहने को हम कह सकते हैं कि करीब कुछ ना कुछ अमाउंट, ठीक है, 3 से 3.5 लाख के बीच में, या 3,30,000 रुपया जो है वो सबको अपने घर की संपत्ति को बेच करके, या जो भी उन्होंने समझौता किया था, ठीक है, लॉस को शेयर करने का, उस समझौते के अनुसार, उस अनुपात के अनुसार ही उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी निजी संपत्तियों को बेचना पड़ेगा, या तो इक्वल या तो बराबर अगर समझौते में लिखा है। नहीं तो फिर अगर मान लो ए ज्यादा पूंजी लगा रहा है, ए ज्यादा लाभ कमा रहा है, तो हो सकता है कि ए को ज्यादा असीमित दायित्व उत्पन्न हो, समझौते में जो लिखा है, अग्रीमेंट में जो लिखा है, तो ए को ज्यादा पैसा अपने निजी संपत्ति को बेच करके कर्ज को चुकाना पड़ेगा। सी की दायित्व क्या हो जाएगा, सी का भी असीमित दायित्व होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर साझेदारी जो है वो सामान्य है, जर्नल है, नॉर्मल है, तो जितने भी साझेदार होते हैं फर्म में, चाहे 3 है, 4 है, 10 है, 20 है, सभी साझेदारों का जो लायबिलिटी होता है, दायित्व होता है कर्ज को चुकाने का, वो असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है। ठीक है, ये याद रखना, अनलिमिटेड होता है। ठीक है, हाँ, शिवम कह रहा है कि मैम अगर कोई समझौता को फॉलो ना करे तो, बिल्कुल, समझौता को अगर रिटन है, लिखित है, तो उसको जेल भी हो सकती है। अगर रजिस्टर्ड फर्म है, पंजीकृत फर्म है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो पार्टनर जो कि कह रहा है कि हम पे नहीं करेंगे, उसको जेल भी जाना पड़ सकता है, उसका पे करना ही पड़ेगा, उस पर मुकदमा हो सकता है, केस हो सकता है। हाँ, इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए जनरली क्या होता है, साझेदारी फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। ठीक है, उसको एक रजिस्टर्ड बॉडी बनवा देना चाहिए कि कोई भी पार्टनर यदि फ्रॉड करता है तो कम से कम उससे उसका जो भी वसूला जा सके। ठीक है, तो ये चीज मान के चलना बेटा कि जब दायित्व की बात आएगी, देयता की बात आएगी, तो सामान्य साझेदारी में, नॉर्मल जो पार्टनरशिप होती है, उसमें जितने भी साझेदार होते हैं उनकी लायबिलिटी जो होती है वो असीमित होती है। ठीक, ठीक है, अपर्याप्त फर्म के साझेदारों का दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। यदि व्यवसाय की परिसंपत्तियां, परिसंपत्तियां का मतलब एसेट्स, ठीक है, अपर्याप्त है, मतलब उनको बेचने के बाद भी ऋणों को नहीं चुकाया जा रहा है, तो ऋणों को व्यक्तिगत संपत्तियों से चुकाया जाएगा, यानी पर्सनल एसेट्स को बेचना पड़ेगा पार्टनर्स को। ठीक है, इसके अतिरिक्त वे ऋणों को चुकता करने के लिए व्यक्तिगत रूप से भी और संयुक्त रूप से भी, संयुक्त रूप से तो भाई उनका फर्म ही बिक रहा है, तो फर्म की संपत्तियां तो वो चुका ही रहे हैं, उसको बेच करके तो लोन चुका ही रहे हैं, तो संयुक्त रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी वो जिम्मेदार होते हैं लोन को चुकाने के लिए। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखो, संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे, संयुक्त रूप से प्रत्येक साझेदार ऋण भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा, कर्ज का चुकाने के लिए, लोन को चुकता करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तथा वो प्रत्येक व्यवसाय में अपने हिस्से के अनुपात में योगदान करेगा। जो समझौते में लिखा है, जितना अग्रीमेंट में मेंशन किया गया है, उस अनुपात में वो ऋण का भुगतान यानी लोन का पेमेंट करेगा। ठीक है, जो समझौते में लिखा गया, अग्रीमेंट में लिखा गया है, उस अनुपात में करेगा और उस सीमा तक देनदार होगा, मतलब उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा। व्यवसाय की देनदारी का भुगतान करने के लिए उस साझेदार को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है बेटा, क्योंकि आपकी निजी संपत्ति को भी बेचना पड़ रहा है, इसीलिए आपका असीमित दायित्व हो जाता है साझेदार का। ठीक है, तो ये चीज याद रखना बच्चा कि बेहद जरूरी होता है कि साझेदारी फर्म अगर तुमने मिलकर खोल लिया है तो तुम बच नहीं सकते हो भाई भावनाओं को। ठीक है, चलो इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, जोखिम वहन करना। जोखिम क्या होता है भाई, जोखिम का मतलब होता है
प्रॉफिट जो है, जो लाभ है, वो अनिश्चित होता है। लाभ की जगह पे हानि भी हो सकती है। तो हानि की संभावना को जोखिम बोला जाता है। हानि की संभावना को जोखिम बोला जाता है। किसी भी तरह का बिजनेस हो, छोटा है, बड़ा है, कोई भी प्रकार हो, उत्पादन हो रहा हो, प्रोडक्शन हो रहा हो या ट्रेडिंग हो रहा हो, हर एक प्रकार के व्यवसाय में क्या होता है? रिस्क होता है, जोखिम होता है। तो बड़ा ही क्लियर फंडा है कि साझेदारी फर्म भी एक व्यवसाय है और इसमें भी हमेशा जोखिम होता है। तो जोखिम कौन वहन करेगा, कौन झेलेगा? सभी पार्टनर्स। सभी पार्टनर्स। अगर बिजनेस को लॉस होगा, बिजनेस को प्रॉफिट नहीं होगा किसी साल, तो सबको नुकसान होगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो व्यवसाय को एक टीम के रूप में चलाने से उत्पन्न जोखिम को साझेदार वहन करते हैं बेटा, क्योंकि वो सब क्या है? टीम है, आपस में मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं। इसके प्रतिफल के रूप में उन्हें लाभ प्राप्त होता है। अगर मान लो हानि नहीं हुई, प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट मिलेगा उन्हें जोखिम उठाने के लिए, जिसे वे आपस में क्या करेंगे? एक तय अनुपात में बांट लेते हैं। पहले से ही अग्रीड क्या होता है? अनुपात होता है। जिस अनुपात में वह लाभ हो या हानि हो उसको बांटेंगे, लेकिन उसी अनुपात में वे हानि को भी क्या करते हैं? बांटते हैं। तो अग्रीमेंट में जो भी लाभ और हानि अनुपात होता है, उसी अनुपात में लाभ या हानि को बांटा जाता है साझेदारों के मध्य, साझेदारों के बीच में। ठीक है, चलो। का मतलब है कि कैसे फिर से साझेदार आपस में मिलने लेना एवं फर्म को सही नहीं माना जाएगा। ठीक, चलो इसके बाद देखो बच्चा, निर्णय लेना एवं नियंत्रण। निर्णय कौन लेगा? कंट्रोल किसका होगा बिजनेस पर, पार्टनरशिप पर? तो देखो, साझेदार आपस में मिलकर दिन प्रतिदिन के कार्यों से के संबंध में निर्णय लेते हैं एवं नियंत्रण करने के उत्तरदायित्व को निभाते हैं। मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब आपस में मिलकर के ही किसी बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई सप्लायर है, उस सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेस करना है कि नहीं करना है। अगर मान लीजिए ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं, तो तीनों मिलकर के डिसाइड करेंगे कि हाँ ठीक है, हम लोग उस सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीद लेते हैं, कच्चा माल ले लेते हैं या बिजनेस करते हैं। थर्ड पार्टी से बिजनेस करना है कि नहीं करना है। तो जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो आपस में मिलकर के डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं, नियंत्रण करते हैं अपने बिजनेस का। ठीक है, तो निर्णय उनकी आपसी राय से लिया जाता है और अतः साझेदारी फर्म के कार्यों के प्रबंधन में उन सभी का योगदान रहता है बच्चा। सभी साझेदार का, सभी पार्टनर का योगदान रहता है। अब जरा सोचो, जो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय था, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, उसमें निर्णय कौन लेता था? कर्ता लेता था। और एकल व्यापार में निर्णय कौन लेता था? एक व्यापारी लेता था, एक ही व्यक्ति लेता था। लेकिन पार्टनरशिप में, साझेदारी में निर्णय कौन ले रहा है? सभी साझेदार मिल करके आपसी सहमति से बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, है ना। तो यहां पर क्या होगा? निर्णय लेने में थोड़ी देरी आएगी, बैलेंस बनाना पड़ेगा, सबको आम सहमति पर जाना पड़ेगा, उसके बाद डिसीजन जो होगा वो लिया जाएगा। लंबे समय तक रन करता कंट्रोल बिजनेस पर सभी साझेदार का बराबर होता है। अच्छा राधिका, ठीक। इसके बाद क्या है? इसके बाद देखो, निरंतरता। निरंतरता का मतलब होता है क्या बिजनेस लंबे समय तक चलता रहता है? क्या हमेशा ही व्यवसाय लंबे समय तक रन करता रहता है साझेदारी व्यवसाय? जरा सोच के बताना मुझे। ध्यान से सुनो। है समझौता बनाना पड़ेगा, समझौता लीव पर निरंतरता की कम की और नया अग्रीमेंट बनाना पड़ता है, तब जाकर के फर्म जो है वो चलती है। तो साझेदारी में व्यवसाय की निरंतरता की कमी रहती है बेटा, हमेशा कमी रहती है, क्योंकि हो सकता है कि नया समझौता जो बन रहा है उस पे भी पार्टनर्स तैयार ना हो सकता है कि कोई एक पार्टनर अब कहे कि नहीं, हमें बिजनेस नहीं रन करना है, हम बिजनेस नहीं चलाएंगे, बंद करो।
तो हमेशा ये डर बना रहता है कि कोई भी एक साझेदार अगर छोड़कर चला जाएगा तो साझेदारी समझौता जो है वो बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और इस वजह से क्या होता है, बिजनेस जो है वो भी अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, तो क्योंकि किसी भी साझेदार की मृत्यु हो जाने से या उसके अवकाश ग्रहण करने से या उसके दिवालिया होने से, बैंक करप्ट होने से या फिर पागल हो जाने से ये समाप्त हो सकती है बेटा, ये समाप्त हो सकती है। साझेदारी समझौता तो समाप्त हो ही जाता है। बाकी साझेदार नए समझौते के आधार पर व्यवसाय को चालू रख सकते हैं। साझेदारी समझौता समाप्त हो जाता है, बाकी साझेदार चाहें तो नया समझौता बना करके फर्म को चला सकते हैं। तो निरंतरता की कमी पाई जाती है, हमेशा व्यवसाय चलता रहेगा इसकी गारंटी थोड़ी कम रहती है। चलो इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, इसके बाद है सदस्यता। कितने सदस्य, कितने मेंबर जुड़ सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स बना सकते हैं। मिनिमम 2, कम से कम 2 मेंबर, 2 लोगों का होना जरूरी है पार्टनरशिप करने के लिए, साझेदारी फर्म चलाने के लिए। और मैक्सिमम कितने, अधिकतम कितने, तो बेटा पहले अगर आप पुरानी किताबों से पढ़ रहे हैं, बहुत ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, तो उसमें 20 लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ है, 20 अधिकतम साझेदार हो सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या हुआ है, अभी फिर से नए साझेदारी संशोधन हुए हैं साझेदारी एक्ट में, पार्टनरशिप एक्ट में। और अगर देखा जाए तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 के अनुसार किसी साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या 100 रखी गई है। लेकिन बच्चा लोग अभी 2014 में कंपनी विविध नियम के अनुसार 10 के अनुसार क्या कर दिया गया है, वर्तमान में मतलब अभी फिलहाल जो साझेदारी संगठन में अधिकतम सदस्यों की संख्या है वो क्या है, 50 है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि यदि कंपनी अधिनियम की बात करें, कंपनी एक्ट की बात करें, 2014 की बात करें, और उसमें जो आपका 2014 में जो 10 अधिनियम है उसके अनुसार मैक्सिमम जो अमाउंट आता है, मैक्सिमम जो अमाउंट है साझेदार यानी पार्टनर्स का, वो कितना रखा गया है, मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार, ठीक है, साझेदारी की यहाँ कहीं बात नहीं हो रही बेटा, यहाँ कंपनी की बात हो रही। कंपनी ने भी अब साझेदारों की संख्या को सीमित किया हुआ है। उसमें अगर हम बात करें, धारा जो है हमारी वो 464 जो है उसके अनुसार कितना था, मैक्सिमम रख सकते हैं, मैक्सिमम रख सकते हैं हम लोग 100। आपको करेक्ट क्या लिखना है, अगर कहीं पर मेंशन नहीं है एक्ट, अधिनियम, तो आप किस पे जाओगे, 50, क्योंकि वर्तमान में क्या चल रहा है, वर्तमान में 50 चल रहा है। तो अधिकतम साझेदारों की संख्या कितनी हो सकती है, 50 हो सकती है। और न्यूनतम कितनी हो सकती है, कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए, मेंबर होने चाहिए पार्टनरशिप करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। ठीक है, चलो इसके बाद देखो बच्चा लोग, इसके बाद क्या आ रहा है, एजेंसी संबंध। एजेंसी संबंध होता है पार्टनर्स के बीच में। ये क्या मतलब है एजेंसी संबंध का, हर एक पार्टनर, हर एक साझेदार, हर एक सदस्य साझेदारी फर्म में एक दूसरे का क्या है, एजेंट है, एक दूसरे के लिए एजेंट की तरह काम कर रहा है, और एक दूसरे का मालिक भी है, एक दूसरे का मालिक भी है। मतलब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ये है एक पार्टनर, ठीक है, ये है एक पार्टनर, मान लो, ठीक, इनको रख देते हैं हम लोग, मान लो ये एक पार्टनर है ए, ठीक, और ये एक पार्टनर है बी। ठीक है, चलो
और एक पार्टनर और है सी, किसी फर्म में, छोटी सी फर्म है ABC, फिर से आ गए। ए जो है, बी और सी ने कहा, बी और सी ने ए से कहा कि हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग थोड़े से बिजी शेड्यूल चल रहा है हमारी फर्म में और बहुत सारे काम हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट करना है, एक अनुबंध करना है अपने सप्लायर से एक कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ध्यान से सुनो बच्चा लोग। तो ऐसा करो, बी और सी ने आपस में मिलकर कहा ए से कि ए आप थोड़ा फ्री हो, आपके पास अभी थोड़ा सा कम काम है, ऐसा करिए कि आप चले जाइए और डी से, डी जो कि एक आउटसाइडर है, एक सप्लायर है, आउटसाइडर है, फर्म के बाहर का व्यक्ति है, उससे आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ए कॉन्ट्रैक्ट कर लो। बी और सी नहीं जाएंगे, केवल ए जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ए गया, डी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अनुबंध कर लिया। ठीक है, अनुबंध हो गया, अनुबंध कर लिया गया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया, अनुबंध हो गया। ठीक, अब क्या हो रहा है भाई, डी जो है उसने खराब क्वालिटी का सामान दिया था, सामान की जो क्वालिटी थी वो खराब थी। उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से फर्म को बहुत ज्यादा लॉस झेलना पड़ा। लेकिन बी और सी तो कॉन्ट्रैक्ट करने गए नहीं थे, गया कौन था, सिर्फ ए गया था। लेकिन जब लॉस होगा, जब हानि होगा, जब जोखिम होगा, तो बी, सी और ए तीनों को वहन करना पड़ेगा, तीनों को ही आपस में बांटना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट किया किसने, ए ने किया। जिम्मेदारी किसकी बनी, ए की बनी। ए को पहले तो डी के बारे में पता करना चाहिए था, डी की जो रॉ मटेरियल है उसको जांचना चाहिए था, फिर निर्णय लेना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ए, बी और सी तीनों ही एक फर्म में पार्टनर हैं, तो तीनों ही एक दूसरे के क्या है, एजेंट है, यानी एक दूसरे के कहने पर काम करेंगे और एक दूसरे के लिए काम करेंगे। और तीनों ही आपस में क्या है, एक दूसरे के मालिक भी हैं। मतलब अगर बी और सी ने कह दिया ए को, तो ए को ये काम करना है, और एक ने वो काम किया और कुछ गलती हो गई, तो बी और सी मिल करके उस गलती को भरेंगे, उस लॉस को चुकाएंगे, उसकी भरपाई करेंगे। तो ये कहता है म्यूचुअल एजेंसी संबंध, एजेंसी संबंध, एजेंट। बैंक क्या होता है, बैंक हमारा एजेंट होता है। हम बैंक को क्या देते हैं, आदेश देते हैं कि हमारा 1 तारीख को LIC का प्रीमियम हमारे अकाउंट से काट लिया जाए और LIC ऑफिस में जमा हो जाए, तो LIC के अकाउंट में जमा हो जाता है। हमने पहले से क्या किया है, ऑर्डर दिया है। तो बैंक क्या है, अपने कस्टमर का एजेंट है। वैसे ही जितने भी पार्टनर हैं वो आपस में क्या है, एजेंट है। एक ने कह दिया तो सबको करना ही करना है, या दो ने होता है, एक कह रहे हैं कि भैया तुम का संबंध होता है। साझेदारी की परिभाषा इस तथ्य को रेखांकित करती है कि इसमें व्यवसाय को सभी साझेदार मिलकर या फिर सभी की ओर से एक साझेदार चला सकता है। मतलब किसी सब मिलकर भी चला सकते हैं, या फिर ये दोनों कह रहे हैं कि भैया तुम ही बिजनेस संभालो, तुम ही ये सारे काम करो, हम लोग सिर्फ पैसा लगाएंगे, हम लोग सिर्फ पूंजी लगाएंगे, हम लोग सिर्फ लॉस को शेयर करेंगे और हम लोगों की अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी, लेकिन सारे डिसीजन तुम ही लोगे। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में प्रत्येक साझेदार क्या होता है, एजेंट होता है, एक दूसरे के लिए काम कर रहा है, एवं स्वामी भी हो रहा है, यानी बिजनेस का ओनर भी है। चूंकि वह दूसरे साझेदारों का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब उसी के बिहाफ पर गया है, ए, बी और सी के बिहाफ पर गया है, तो इसीलिए वह उनका एजेंट होता है तथा उसके कार्यों से अन्य साझेदार आबद्ध होते हैं, बंध जाते हैं। मतलब लॉस होगा तो सबको अब क्या करना पड़ेगा, लॉस को बांटना पड़ेगा, जोखिम को सहना पड़ेगा। तो प्रत्येक साझेदार स्वामी भी है और दूसरे साझेदारों के कार्यों से बंध भी जा रहा है, आबद्ध हो जा रहा है, बंध जा रहा है। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, डी में आया ना,
सभी साझेदार प्रकार के किसी डाउट्स को इसीलिए मैं लास्ट में लेती हूँ, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो थोड़ा बच जाएगा। लास्ट में एक साथ ही डाउट क्लियर हो जाते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बजाय पार्टनरशिप बिजनेस की मेरिट या गुण या लाभ क्या होते हैं, क्या ये बिजनेस करना आसान है? तो जल्दी से देख लेते हैं। स्थापना एवं समापन सरल होता है। हाँ, बिल्कुल सरल होता है। क्यों सरल होता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार किसी साझेदारी व्यवसाय को जहां 2 या 2 से अधिक लोग आपसी समझौता करते हैं और व्यवसाय शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो इसके लिए किसी भी प्रकार के किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर व्यवसाय उनका क्या है, वैधानिक है, लॉफुल है, इलीगल नहीं है, तो वो स्टार्ट कर सकते हैं। उन्हें जरूरी नहीं है कि वो अपने व्यवसाय को रजिस्टर्ड कराएं, पंजीकृत कराएं कंपनी की तरह। और कंपनी की तरह इतना मुश्किल भी नहीं है कि बहुत सारे स्टेजेस हैं, फॉर्मेशन है, लीगल कार्रवाई है, पेपर वर्क है, ये सब भी नहीं करना पड़ता है। सिर्फ आपस में वो एक समझौता कर ले, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपस में मिल करके वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक साझेदारी फर्म को संभावित साझेदारों के बीच समझौतों के द्वारा सरलता से बनाया जा सकता है बच्चा, जिसके अनुसार वो व्यवसाय को चलाते हैं तथा जोखिम को बांटते हैं। तो सिर्फ बस एक अग्रीमेंट की जरूरत है। अब एक और चीज आती है इसमें, लो बर्थडे आ गया किसी का है, चलो ये होना जरूरी है। जैसे एक अग्रीमेंट है, जो समझौता है जो पार्टनर्स के बीच में हो रहा है, क्या ये समझौता लिखित होना जरूरी है, रिटन होना जरूरी है, लिखित समझौता जरूरी है, यस और नो? बताओ जल्दी। बर्थडे विश बाद में, देवू का बर्थडे है, क्या वो लिखित होना, रिटन होना जरूरी है? कृष्णा कह रहे हैं यस। नहीं है, जरूरी नहीं है। ये तुम लोगों को कैसे बनाओ, लिखित होना जरूरी नहीं है, मौखिक भी हो सकता है, रिटन ना हो करके वर्बल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, लेकिन लिखित करना जरूरी नहीं है, लेकिन करना चाहिए, करना चाहिए बेटा, करना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए, जरूरी तो नहीं है लेकिन करना चाहिए। करने से क्या होगा, फायदा होगा। मतलब पार्टनरशिप जो है, साझेदारी जो बिजनेस है, उसका पंजीकरण करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं होता है। ना ही साझेदारी का जो समझौता है, जो डीड बनवाना जिसे बोलते हैं, वो बनाना भी जरूरी नहीं है। वर्बल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। और साझेदारी जो है, फर्म जो है, वो पंजीकृत भी हो सकती है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। मतलब पंजीकरण नहीं कराया आपने, वो भी हो सकती है। मतलब हाँ, बट मैम जब कोई बात हो तो प्रूफ, हाँ हाँ रागिनी, ये बात बिल्कुल सही कह रही हो बच्चा, कि करा लेना चाहिए। मैंने यहाँ लिखा ना, करना चाहिए, बहुत फायदे मिलते हैं, लेकिन कंपल्सन नहीं है। ऐसा साझेदारी अधिनियम 1932 में नियम नहीं है बेटा कि आपको रिटन ही कराना है। लेकिन आजकल जो भी साझेदार हैं, जो भी पार्टनर्स हैं, अब वो बुद्धिमान हो गए हैं। अब वो वर्बल तरीके से, बोलचाल की भाषा में कोई अग्रीमेंट नहीं करते हैं, रिटन ही करते हैं। और रिटन कराना भी चाहिए कि कल को कोई फ्रॉड हो, कल को कोई प्रॉब्लम हो, तो उससे उसका कम से कम सामना कर सके साझेदार। तो हाँ, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है बेटा, ये कंपलसरी नहीं है कि समझौता या जो अग्रीमेंट है वो लिखित ही रहे, और जरूरी नहीं है कि वो जो फर्म है वो पंजीकृत ही रहे, रजिस्टर्ड ही रहे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात ये हो जाती है कि आसानी से आप अपने व्यवसाय को शुरू कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, और बाद में चाहो तो आप रजिस्टर्ड भी करवा सकते हो। ठीक है, बाद में चाहो 1-2 साल के बाद या 1-2 महीने के बाद ही आप अपने फर्म को रजिस्टर्ड करवा दो, रिटन अग्रीमेंट बनवा लो, रिटन डीड बनवा लो, सबका साइन ले लो, इससे भी आपको बहुत फायदा हो सकता है। तो कुल मिला के बात यहाँ पर ये समझ में आ रही है हमें
कि एक महत्व हो जा रहा है, एक लाभ हो जा रहा है फर्म का, कि इसकी स्थापना और इसका समापन, इसको एंड करना और इसको शुरू करना, दोनों बहुत आसान होता है। समझौता जो होता है उसी के आधार पर व्यवसाय चलाया जाता है। समझौता रिटन भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। फर्म का पंजीकरण अनिवार्य नहीं होता है, फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, करा भी सकते नहीं भी करा सकते हैं। एवं इसे बंद करना भी बहुत सरल होता है। आपस में समझौता कर लिया पार्टनर्स ने कि भैया अब हमें बिजनेस को नहीं चलाना है, उसी वक्त व्यवसाय जो होगा वो बंद भी हो जाएगा। तो स्थापना भी सरल है और समापन भी इसका सरल है। ठीक है, चलो इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, संतुलित निर्णय, बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग पॉसिबल है। ये कैसे पॉसिबल है? सभी साझेदार मिलकर के म्यूचुअल डिसीजंस ले रहे हैं, आपसी सहमति से ले रहे हैं, तो एक बैलेंस डिसीजन आएगा। वहां क्या था, वहां कहा मतलब संयुक्त हिंदू परिवार में, वहां पर सिर्फ कर्ता डिसीजन लेता था, कर्ता की ही राय मानी जाती थी। तो कर्ता जो है वो डोमिनेंस था, कर्ता का प्रभुत्व था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सभी साझेदार आपस में सहमति करते हैं और डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, तो डिसीजंस जो होते हैं वो संतुलित हो जाते हैं। साझेदार अपनी अपनी विशिष्टता, अपने अपने अनुभव, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अलग अलग कार्यों को देख लेते हैं और एक व्यक्ति विभिन्न कार्यों को करने के लिए बाध्य नहीं होता है, मजबूर नहीं होता है, जिससे कि इससे निर्णय लेने में भी गलतियां भी कम होती हैं, क्योंकि कई व्यक्ति हैं और हर एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर वर्ग में हो सकता है विशेषज्ञ हो, ज्यादा नॉलेज रखता हो, है ना। तो परिणाम स्वरूप निर्णय अधिक संतुलित होते हैं, डिसीजन अधिक बैलेंस्ड होते हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, अधिक कोष। अधिक कोष का मतलब क्या हुआ, कई साझेदार हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। तो 50 साझेदार यानी 50 तरह की पूंजियां आ रही हैं, 50 लोगों से पूंजियां आ रही हैं। पूंजी का मतलब कैपिटल आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो व्यवसाय में कोष जो है, फंड जो है वो ज्यादा हो जाएगा, व्यवसाय को लोन भी ज्यादा मिलेगा, बिजनेस को लोन भी ज्यादा मिलेगा अगर पार्टनरशिप बिजनेस में कई लोग इन्वॉल्व हैं तो। ठीक है, तो साझेदारी में पूंजी की कई साझेदारों द्वारा लगाई जाती है और इससे एकल स्वामित्व की जो हानियां होती हैं उसकी तुलना में यहाँ ज्यादा धन जुटाया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त व्यावसायिक कार्य भी किए जा सकते हैं, यानी बिजनेस का एक्सपेंशन भी किया जा सकता है, विस्तार भी किया जा सकता है। पंजीकरण का मतलब होता है अनुष्का रजिस्ट्रेशन करवाना, मतलब अगर आपने, रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कार्यालय ऑफिस में जाकर के कंपनी अधिनियम के अनुसार, पार्टनर कंपनी कह रही हूँ, साझेदारी अधिनियम के अनुसार पार्टनरशिप फर्म्स के ऑफिसेज में जा करके आप लीगल फॉर्मेलिटी करके अपने फर्म को क्या कर सकते हैं, रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, जहां पर फर्म की लिस्टिंग हो जाती है, सूची हो जाती है एक्ट के अनुसार कि आपकी फर्म जो है वो लीगल है। आपने अपने फर्म का सब कुछ वहां पर बता देते हो, लिखित तौर पे वहां पर लिखवा देते हो, इसे कहते हैं पंजीकरण करवाना। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत फायदे होते हैं। इसमें फिर क्या होगा कि आपकी फर्म अगर रजिस्टर्ड फर्म हो जाती है तो आप किसी थर्ड पार्टी पर केस कर सकते हो अगर किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया है, या आप पर, आपके फर्म पर भी कोई व्यक्ति केस कर सकता है, या आप अपने पार्टनर्स पर केस कर सकते हो, या पार्टनर्स जो हैं वो फर्म पर केस कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के ये फायदे होते हैं। रजिस्ट्रेशन का मतलब बस इतना होता है कि आपने ऑफिस में जाकर के, पार्टनरशिप एक्ट के ऑफिस में जाकर के आपने क्या कर दिया, अपने फर्म का नाम लिस्टिंग करवा ली, वहां पर एनरोल करवा लिया, या तो ऑनलाइन भी एनरोलिंग अब तो हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, जोखिम को बांटना। भैया कई लोग हैं, कई पार्टनर हैं, तो सभी पार्टनर क्या है, लॉस को भी आपस में बांटेंगे, प्रॉफिट को भी आपस में बांटेंगे, तो जोखिम जो होता है वो बट जाता है, शेयर हो जाता है, और ये इसका एक मेरिट है, बेनिफिट है। ठीक है, चलो इसके बाद देखो बच्चा, इसके बाद क्या है, गोपनीयता। क्या गोपनीयता पाई जाती है? गोपनीयता का मतलब समझते हो, सेक्रेसी, सीक्रेट रखना इंफॉर्मेशन को। आपको क्या लगता है साझेदारी फर्म में गोपनीयता होती है? हाँ होती है। क्यों होती है? क्योंकि इन्हें अपने, मतलब इन्हें अपने बिजनेस का
एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट का मतलब प्रॉफिट या लॉस जो भी हो, या बिजनेस का जो बजट है उसको कहीं पार्लियामेंट में या किसी अदर ऑफिस में शो नहीं करना पड़ता है, दिखाना नहीं पड़ता है। ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, बाध्यता नहीं है इन फर्म्स पर कि ये अपने अकाउंट बुक्स की ऑडिटिंग करवाएं या अपने अकाउंट्स बुक्स को जनरल पब्लिक को शो करें। तो इस वजह से गोपनीयता जो होती है यहाँ पर ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो एक साझेदारी फर्म के लिए अपने खातों को प्रकाशित करना या पब्लिश्ड करवाना या उसका ब्यौरा देना कानूनी रूप से आवश्यक नहीं होता है, और इसीलिए ये अपने व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सूचना को गुप्त रख सकते हैं, छुपा सकते हैं, अपने कॉम्पिटिटर से छुपा सकते हैं, जनरल पब्लिक से भी छुपा ले जाते हैं। ठीक है, चलो, तो फिर यहाँ पर ये सारे क्या लोगों के दिया था, मैं स्थापना सीजन लेते हैं और चुकाने के लिए MCQ। आज हम लोग पहले पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हर एक पार्टनर का जो दायित्व है, जो उसकी लायबिलिटी है, वो अनलिमिटेड है, असीमित है। मतलब अगर व्यवसाय को बंद करना पड़ेगा तो फिर उन्हें अपनी निजी संपत्तियों को भी हो सकता है बेचना पड़ जाए व्यवसाय के कर्जों को चुकाने के लिए। तो हर एक पार्टनर की असीमित दायित्व होना ये एक बहुत बड़ी सीमा होती है, लिमिटेशंस होती हैं पार्टनरशिप फर्म की। ठीक है, ये पहला तो ये प्रॉब्लम हो गया। दूसरा क्या है, सीमित साधन। बेटा मैक्सिमम नंबर पार्टनर कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। अब 50 से ज्यादा तो होंगे नहीं, तो 50 व्यक्ति जितना भी पैसा लगाए मिलकर के एक सीमा तक ही तो लगा सकते हैं, एक उसका भी तो एक लिमिट होगा ना। कंपनी क्या है, कंपनी में बहुत ज्यादा लोग हो सकते हैं। अगर मान लो एक पब्लिक कंपनी है तो उसमें तो बहुत ज्यादा लोग हो सकते, असीमित लोग हो सकते हैं। तो असीमित लोगों ने पैसा लगाया है तो बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। तो हम ये मान के चलें कि कहीं ना कहीं बेटा पार्टनरशिप फर्म में जो होता है एक लिमिटेशंस होती है, सीमित साधन यानी सीमित पूंजी ही जुटाई जा सकती है, केवल 50 सदस्य ही सबसे ज्यादा सदस्य होते हैं, तो पूंजी जो होती है वो अपर्याप्त ही रहती है, इतना बड़ा बिजनेस आप नहीं खोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो परस्पर विरोध की संभावना। कहते हैं ना कि जहां 4 बर्तन रहते हैं वहां पर आवाज होना लाजमी है, मतलब खटकेंगे चटकेंगे, ये एक कहावत होती है। वैसे ही जहां पर कई साझेदार होते हैं वहां पर प्रॉब्लम आती है। वहां पर एक साझेदार बोलेगा नहीं हम ऐसा काम नहीं करेंगे, दूसरा कहेगा कि नहीं हम यही करेंगे, तो एक बैलेंस्ड डिसीजन बनाने में प्रॉब्लम आती है, एक सहमति बनाने में प्रॉब्लम आती है। तो परस्पर विरोध की संभावना कभी कभी निर्णय लेते वक्त आ जाती है, जब निर्णय लेने का अधिकार सभी साझेदारों के पास होता है तब। ठीक है, तो साझेदारी व्यवसाय में ये वाली प्रॉब्लम आती है कि एक साझेदार अपने आप को कहता है कि नहीं ये करना चाहिए, दूसरा कहता है कि नहीं ये करना चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद देखो बच्चा, निरंतरता की कमी। बिल्कुल ये प्रॉब्लम तो है ही, मतलब एक साझेदार की अगर डेथ हो जाए या एक साझेदार रिटायर हो जाए तो फर्म क्या है, अफेक्टेड होती है, फर्म क्या है, प्रभावित होती है, बिजनेस जो है वो प्रभावित होता ही होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बिजनेस की। ठीक है, तो निरंतरता की कमी होती है यानी फर्म जो है वो अफेक्टेड होता है, पार्टनरशिप जो अग्रीमेंट है वो अफेक्टेड होता है किसी एक फर्म के पागल हो जाने से, या एक फर्म के एक जो भी पार्टनर है उसकी मृत्यु हो जाए, या वो रिटायर होकर के चला जाए, छोड़ करके चला जाए तो। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चा क्या है इसमें, जनसाधारण के विश्वास की कमी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पब्लिक को ये अपने अकाउंट बुक को शो नहीं करते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस में कोई भी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन अपना अकाउंट बुक, अपना एनुअल रिपोर्ट, अपना लाभ और हानि खाता शो नहीं करती, दिखाती नहीं है, प्रकाशित नहीं करती, पब्लिश्ड नहीं करती है। तो ऐसे में आम जनता जो है, हम लोग जो है,
उस फर्म पर ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, हम उस तरह के व्यवसाय पर ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं जो हमारे सामने सब कुछ खोल करके नहीं रख रहे हैं। हमें लगता है कि ये तो फ्रॉड करेंगे, इनकी तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, इनका तो बिजनेस करने का तरीका ही सही नहीं है। तो जन साधारण जल्दी विश्वास नहीं करता है पार्टनरशिप बिजनेस पर, क्योंकि ये अपनी वित्तीय स्थिति को जनता के सामने नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो ये सारी लिमिटेशंस थी बच्चा, ये सारी सीमाएं थी। बाकी आगे का जो भी टॉपिक है साझेदारी से रिलेटेड वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जरूर देखेंगे। ठीक है, चुलबुल